IIT Lucknow to this webinar. In this webinar, we are now dealing with assessment procedure, chapter 14 of the Income Tax Act, and in that, right now we are dealing with section 153. So we had started with section 153 yesterday also. We will take this opportunity to just revise the provisions from the beginning of section 153, and thereafter we'll go on to the rest of the sections and the other sections. I hope my screen is visible to all of you. Section 153 deals with time limit for completion of assessment. I hope you are able to see my video also clearly. So beginning with section 153, if you have any questions, you can write them in the chat box or raise your hand digitally so that I can ask you to answer the questions. Meanwhile, keep your microphones shut and your video also. Section 153 is a time limit for completion of the assessment, reassessment and the recomputation. We have already taken into consideration the earlier sections the time limit for initiation of the proceedings under section 147. 153 section deals with all the time limits, whether it is a case of assessment or it is a case of reassessment or it is a case of recomputation. Assessment, as you know, will be done under section 143 or 144. Reassessment is done under 147 and recomputation is also done under 147. And recomputation basically means that revised computation of income, which normally happens when there is a loss which is wrongly claimed or a deduction that has been wrongly claimed. It leads to a recomputation of the income on reassessment. 153 सेक्शन क्या कहता है? 153(1) में कहा गया है कि कोई भी असेसमेंट का ऑर्डर नहीं किया जाएगा सेक्शन 143 और सेक्शन 144 के अंतर्गत किसी भी समय 21 महीने के बाद एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर से। और ये प्रावधान जो था ये 1 अप्रैल 2018 तक था। 1 अप्रैल 2018 के बाद ये जो 21 महीने का समय है, असेसमेंट ईयर के अंत से 21 महीने का समय जो है उसको घटा के अब 18 महीने कर दिया गया है। और ये करते हुए ये कहा जा रहा है, यहाँ पर फर्स्ट प्रोवाइजो में इसको किया गया है और फर्स्ट प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि बशर्ते कि दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2018, अगर कोई असेसमेंट का ऑर्डर किया जा रहा है जो कि ऐसे असेसमेंट ईयर के लिए है जो शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2018 को, तो ऐसे कंडीशन में इस सबसेक्शन के जो प्रावधान है वो इस प्रकार से इफेक्ट लेंगे, इस प्रकार से वो कार्यान्वित होंगे जैसे कि 21 महीनों शब्दों के इवज में 18 महीने शब्द लगा दिए गए हों। यानी 21 महीने से घटा के इस असेसमेंट करने के
के पीरियड को, यानी जब तक ये असेसमेंट किया जा सकता है, असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद 18 महीने तक का समय कर दिया गया है। ये 1 अप्रैल 18 से, यानी कि 18-19 असेसमेंट ईयर से। Provided further that in respect of an order of assessment relating to assessment year commencing on or after 1st day April 2019, 18-19 के लिए 18 महीने किया गया था। उसके बाद 19-20 असेसमेंट ईयर से इस 21 महीने को कम करके और 12 महीने कर दिया गया था। The provisions of this subsection shall have effect. जहां प्रोविजन में 21 महीने लिखा है, वहां 21 महीने से के बजाय अब 12 महीने में असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 12 महीने के अंतर्गत वो असेसमेंट कंप्लीट करना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर असेसमेंट ईयर 19-20 है तो उसका असेसमेंट 20-21 के अंत तक, यानी कि जो 31 मार्च 21 तक कंप्लीट करना होगा। और उसके बाद जो 153(2) सबसेक्शन है, उसमें यह कहा जा रहा है कि नो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिकॉम्पुटेशन शैल बी मेड अंडर सेक्शन 147 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 9 मंथ्स। अब देखिए 153(1) असेसमेंट ऑर्डर के बारे में है, लेकिन जब सवाल रीअसेसमेंट का आता है तो थोड़ा सा प्रावधान फर्क हो जाते हैं। नो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिकॉम्पुटेशन शैल बी मेड अंडर सेक्शन 147, यानी सेक्शन 147 में जब भी कोई असेसमेंट, रीअसेसमेंट या रिकॉम्पुटेशन किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सेक्शन 147 में असेसमेंट कब किया जाता है? तो असेसमेंट तब किया जाता है जब इनकम एस्केप कर गई होती है असेसमेंट से, लेकिन उसके पहले कभी असेसमेंट नहीं किया गया होता। अगर पहली बार असेसमेंट किया जा रहा है तो उसको हम असेसमेंट कहेंगे। अगर एक असेसमेंट पहले कर दिया गया रहा है तो उसके बाद अगर दूसरा असेसमेंट किया जा रहा है तब उसको हम रीअसेसमेंट कहेंगे। तो असेसमेंट 143 में भी हो सकता है और असेसमेंट 147 में भी हो सकता है। कोई भी असेसमेंट या रीअसेसमेंट या रिकम्पुटेशन का ऑर्डर नहीं किया जाएगा सेक्शन 147 के तहत 9 महीने के बाद, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द नोटिस हैज बीन सर्व्ड। जिस फाइनेंशियल ईयर में, जिस वित्तीय वर्ष में नोटिस सर्व किया गया रहा था, उस वित्तीय वर्ष के खत्म होने के 9 महीने के अंदर जो 147 सेक्शन में जो ऑर्डर है वो किया जाएगा। लेकिन 19-20 से इस 9 महीने को बढ़ा के और 12 महीने कर दिया गया। तो एक तरह से सब जगह ये 12-12 महीने वाली बात हो गई, असेसमेंट में भी हो गई। 19-20 असेसमेंट ईयर से ये हो गया है कि जहां 143 में असेसमेंट हो रहा है या 144 में असेसमेंट हो रहा है, तो असेसमेंट ईयर से खत्म होने के 12 महीने के अंतर्गत वो खत्म होना है। और जहां पर वो असेसमेंट 147 के तहत हो रहा है या रीअसेसमेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन में जहां पर असेसमेंट 147 के तहत हो रहा है, वो उस फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में नोटिस दिया जा रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर से 12 महीने खत्म होने तक वो कंप्लीट करना होगा, जैसा कि यहाँ 19-20 के लिए लिखा हुआ है। ओके, शायद कुछ वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको मैं 1 मिनट के लिए पॉज करता हूं और मैं वीडियो को पॉज करके और इसको वॉइस की प्रॉब्लम को थोड़ा खत्म करने की कोशिश करता हूं।
ओके, प्लीज कंफर्म टू मी कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है आपको, कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में लिख के ज़रा कंफर्म कर दीजिए। ओके, गुड। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। क्लियर नहीं है? ओके, एक मिनट, 1 सेकेंड। ओके, अब बताइए, मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? कमलेश कुमार जी, आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, प्राइवेटली आप लिख रहे हैं, बताइए आपको क्या पोजीशन है? क्लियर है आवाज़? और लोगों को तो क्लियर आ रही है, कुछ लोगों को क्लियर आ रही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइन। रुक रुक के अगर आवाज़ आ रही है कमलेश जी, तो वो हो सकता है कि इंटरनेट का इशू हो सकता है आपके एंड पे, और मैं थोड़ा सा धीरे बोलने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप पकड़ लें। तो मैं ये कह रहा था कि 153 एक सेक्शन में जब हम 143 या 144 का ऑर्डर करते हैं, उसकी टाइम लिमिट का लिखा हुआ है, और वो टाइम लिमिट है 12 महीने ख़त्म होने तक, असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद। जब ऑर्डर 147 के तहत किया जा रहा है, उस केस में ये देखा जाता है कि जब नोटिस सर्व हुआ था 148 का, वो नोटिस जब सर्व हुआ था, उस नोटिस के सर्व जिस वित्तीय वर्ष में, जिस भी वित्तीय वर्ष में वो सर्व हुआ था, वहाँ से 12 महीने के बाद तक उसको कंप्लीट करना है। और उसके बाद 153(3) में क्या कहा गया है? 153(3) में कहा जा रहा है कि notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2, an order of fresh assessment in pursuance of an order under section 254 or 263 or 264 setting aside or cancelling an assessment may be made at any time before the expiry of 9 months from the end of the financial year in which the order under section 254 is received by the principal commissioner or the principal chief commissioner or the principal commissioner or CIT, जो भी रिसीव कर रहे हैं, एज द केस में भी, द ऑर्डर अंडर सेक्शन 263, 264 इज पास्ड बाय द PCIT एंड द CIT। क्या होता है जब 254 या 263 या 264 का ऑर्डर आता है और उस ऑर्डर के परसुएंस में एक फ्रेश असेसमेंट किया जाना है, क्योंकि उस ऑर्डर में जो किए गया असेसमेंट था उसको या तो सेटिसाइड कर दिया गया था या उसको कैंसिल कर दिया गया था। 254 जो सेक्शन के अंतर्गत जो ऑर्डर आता है वो एपेलेट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर, जैसा आप यहां देख सकते हैं। 263 में CIT का ऑर्डर होता है और 264 में भी CIT का ऑर्डर होता है। 264 में जब एसएससी को रिलीफ देना जरूरी होता है, 263 में जहां कोई ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में 263 का ऑर्डर होता है जो कि CIT पास करते हैं। और यानी कि 263, 264 या 254 यानी कि ट्राइब्यूनल का अगर कोई ऑर्डर आए और उस ऑर्डर में ये बात लिखी गई हो कि जो किया गया ऑर्डर है उसको सेट असाइड किया जाता है या जो किया गया ऑर्डर है उसको कैंसिल किया जाता है, तो जब पुराना ऑर्डर सेट असाइड या कैंसिल हो गया तो फ्रेश असेसमेंट करना पड़ेगा। तो जब ये फ्रेश असेसमेंट को करना है, इस फ्रेश असेसमेंट को करने के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो है 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर के अंत से 9 महीने तक जब वो ऑर्डर, अगर वो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर वो रिसीव किया जाता है, और अगर वो 263 या 264 का ऑर्डर है, रिवीजन का ऑर्डर जिसको बोलते हैं, तो वो जब पास किया जाता है।
जिस फाइनेंशियल ईयर में वो पास किया जाएगा उस फाइनेंशियल ईयर के बाद 9 महीने के अंतर्गत फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर पास करना पड़ेगा। लेकिन ये जो 9 महीने की टाइम लिमिट है, इसको 1 अप्रैल 2019 के बाद ये 12 महीने फिर से इसको भी कर दिया गया है। लेकिन ये किस तरह किया गया, ये देखिए कि जहां पर भी 254 का ऑर्डर रिसीव किया जाता है या 263 या 264 का ऑर्डर पास किया जाता है 1 अप्रैल 2019 के बाद, यहाँ क्या देखना है, ये ऑर्डर जो रिसीव किया जा रहा है, जब वो ऑर्डर तो 254 का अगर ऑर्डर है, यानी ट्राइब्यूनल का ऑर्डर जब अगर 1 अप्रैल 2019 के बाद रिसीव किया गया है, या फिर रिवीजन का ऑर्डर अगर 2019 अप्रैल 1 के बाद पास किया गया है और उस ऑर्डर के कारण से उस ऑर्डर में असेसमेंट को सेट असाइड या कैंसिल कर दिया गया था, तो जो फ्रेश असेसमेंट किया जाएगा, वो जो फ्रेश असेसमेंट है वो 12 महीने में करना होगा। उस असेसमेंट ईयर से उस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद जिस फाइनेंशियल ईयर में वो रिसीव किया गया था ऑर्डर या पास किया गया था, एज द केस में बी। इसके बाद 153(4) आता है। 153(4) में क्या बात की जा रही है कि जहां पर भी कोई रेफरेंस 92CA(1) में किया जा रहा है, अगर कोई रेफरेंस 92CA(1) में किया जाता है तो 1, 2 और 3 के प्रावधानों को नज़रअंदाज करके जो टीपीओ को, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को, जो रेफरेंस किया जाता है 92CA(1) में, और ये रेफरेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग, जो असेसमेंट या रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग चल रही है उसके दौरान किया जाता है, उसके कोर्स में किया जाता है, उसके चलते चलते किया जाता है, तो जो पीरियड अवेलेबल है असेसमेंट या रीअसेसमेंट के कंप्लीशन के लिए सब सेक्शन 1, 2 और 3 के अंतर्गत वो पीरियड जो है एक्सटेंड हो जाएगा 12 महीने के द्वारा। यानी जो भी पीरियड 1, 2, 3 में लिखा है वो 12 महीने के द्वारा या 12 महीने से और बढ़ा दिया जाएगा यदि प्रोसीडिंग के दौरान कोई रेफरेंस 92CA के तहत ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को किया गया था। अब आते हैं 153(5). मेरे बताते बताते या इसको किसी भी टॉपिक को डील करते हुए अगर आपको लगे कि कोई रेफरेंस आ रहा है जिसको आपको क्लियर करना है, तो वहीं पर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अब आते हैं 153(5) में। 153(5) क्या कहता है कि जहां पर इफेक्ट दिया जाना है सेक्शन 250 वाले ऑर्डर को, तो सेक्शन 250 वाला ऑर्डर क्या है? सेक्शन 250 वाला ऑर्डर है जो कमिश्नर अपील करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद सेक्शन 254 का ऑर्डर है, ये है एपेलेट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर। उसके बाद सेक्शन 260 का ऑर्डर है, उसको भी खोल के देख लेते हैं 260 वाले ऑर्डर में क्या है। टू 260 का जो ऑर्डर है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन द केस स्टेटेड। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट केस की हियरिंग करने पर डिसाइड करेंगे जो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ उसमें रेज किया गया था और अपना जजमेंट को डिलीवर करेंगे उसके ऊपर, जिसमें वो ग्राउंड्स भी, जजमेंट में वो ग्राउंड्स भी होंगे जिस पे वो डिसीजन आधारित है, और एक कॉपी ऑफ जजमेंट जो है वो भेज दी जाएगी की सील के अंतर्गत, और रजिस्ट्रार के सिग्नेचर के अंतर्गत, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनके सिग्नेचर के अंतर्गत एक कॉपी कोर्ट की सील के अंतर्गत भेज दी जाएगी एपेलेट ट्राइब्यूनल को, और एपेलेट ट्राइब्यूनल ऐसे ऑर्डर पास करेंगे जैसे कि ज़रूरी होता है उस केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए
जो कि उस जजमेंट के कंफर्म करते हुए होगा, यानी जजमेंट के अनुसार होगा, उसके साथ कंफर्म करते, CONFO है, FI नहीं है। कन्फर्म करना है, उसके साथ मिलान करके किया जाएगा, वो उसके अनुसार किया जाएगा। इन कॉन्फॉर्मिटी जैसे शब्द आता है। Where the High Court delivers a judgment in an appeal filed before it under Section 260A, और जब हाई कोर्ट ऐसे अपील में जजमेंट देता है जो 260A में फाइल की गई थी, तो उसका जो इफेक्ट दिया जाएगा, इफेक्ट शैल बी गिवन टू द ऑर्डर पास्ड ऑन द अपील बाय द असेसिंग ऑफिसर। तो इफेक्ट किसके द्वारा दिया जाएगा? उस अपील पे जो ऑर्डर पास किया गया है, 260A जो है वो एक तरह से अपील का ऑर्डर है, जिसमें कि जब ऑर्डर हाई कोर्ट कर देगा तो असेसिंग ऑफिसर को इफेक्ट देने वाला ऑर्डर पास करना है। इफेक्ट शैल बी गिवन, इफेक्ट दिया जाएगा असेसिंग ऑफिसर के द्वारा बाय द असेसिंग ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट। उस जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी के आधार पे उसको इफेक्ट देना होगा। यानी जब तक सर्टिफाइड कॉपी उसके पास ना हो तब तक वो उसको इफेक्ट नहीं दे सकता है। यानी कि उसको सर्टिफाइड कॉपी उसकी लेके और उसी पे देना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई गलत कॉपी उनके पास हो और गलत इफेक्ट आ जाए। और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई भी रेफरेंस किया जाता है, द कॉस्ट, उसकी जो कॉस्ट है, which shall not include the fee for making the reference shall be in the direct discretion of the court। कितनी कॉस्ट अवार्ड करनी है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिशन पर है, उनके निर्णय पे है कि अपार्ट फ्रॉम द फीस, मतलब फीस तो खैर रेफरेंस के लिए जो है वो देनी है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन उसके अलावा जो कॉस्ट की बात हो रही है, तो कॉस्ट अगर उसमें कोई इम्पोज कर की जानी है तो वो कॉस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के डिस्क्रिशन पर होती है। या आपने देखा होगा कई ऑर्डर्स में लिखा होता है कि इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगाई जा रही, और कहीं कहीं लिखा होता है कि यहाँ पे कॉस्ट लगाई जा रही। जब भी कोर्ट को लगता है कि उसके प्रोसेस का अब्यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पर वो एक कॉस्ट इम्पोज करते हैं जो भी रीजनेबल होती है। ये हो गई 260 की बात। हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 153। 262 को भी देख लेते हैं चलते चलते। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हियरिंग होती है उसके बारे में 262 सेक्शन है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के प्रावधान, जो कि सुप्रीम कोर्ट की अपील से रिलेट करते हैं, जो प्रावधान वो अप्लाई करेंगे जो भी अपीलें फाइल की जाती हैं अंडर सेक्शन 261। अंडर सेक्शन 261 जो सुप्रीम कोर्ट को अपील फाइल की जाती है, एज दे अप्लाई इन द केस ऑफ अपील्स फ्रॉम द डिग्रीज ऑफ हाई कोर्ट। जिस प्रकार से ये जो प्रावधान है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे, जो हाई कोर्ट जो अपील्स पे ऑर्डर करता है, हाई कोर्ट जो अपील पे डिक्री करता है, या हाई कोर्ट के सामने जो अपील फाइल होती है इस पर जो भी हाई कोर्ट ऑर्डर करता है, उसके संबंध में जिस प्रकार से ये प्रावधान है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के वो लग जाते हैं, वो अप्लाई हो जाते हैं, उसी प्रकार से वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अपीलें हैं जो 261 में फाइल की गई थी, वही प्रावधान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जो अपीलें फाइल की गई थी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के, वो प्रावधान उसी प्रकार से वहाँ भी लग जाएंगे जैसे वो हाई कोर्ट के सामने समक्ष जो अपीलों में लगते हैं। और बशर्ते ये कि इससे सेक्शन 260(1) या 265 के प्रावधानों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और जो अपील की जो कॉस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है। और तीसरी बात ये यहाँ पे की जा रही है 123 में कि जब भी when the judgment of the high court is varied or reversed in the appeal, सुप्रीम कोर्ट के अपील में जब वो हाई कोर्ट के किसी जजमेंट को वेरी कर देते हैं, उसमें विविधता ले आते हैं या उसको उलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं अपील में, तो इफेक्ट दिया जाएगा। इफेक्ट शैल बी गिवन टू द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 260। उसी तरह से इफेक्ट दिया जाएगा जैसे जिस मैनर में जो मैनर 260 सेक्शन में दिया हुआ है, यानी हाई कोर्ट के जजमेंट पे जैसे इफेक्ट देने वाली बात है जो हमने अभी पढ़ा था कि
तो इफेक्ट कैसे दिया जाएगा। तो उसी प्रकार से जैसे हाई कोर्ट के जजमेंट पे इफेक्ट दिया जाता है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी पे वो असेसिंग ऑफिसर इफेक्ट देंगे। तो उसी प्रकार से वही प्रावधान जो है यहाँ पर इंपोर्ट किए जा रहे हैं इफेक्ट देने वाले। तो इससे ये बात सामने आ रही है कि 262 के तहत जो ऑर्डर होता है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है। और इसी प्रकार से 153(5) में जो बात कही जा रही है कि जब भी कोई CIT अपील का ऑर्डर आता है या ITAT का ऑर्डर आता है या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है या फिर कोई CIT का रिवीजन में 263 या 264 का ऑर्डर आता है, तो और जहाँ पे उसको इफेक्ट दिया जाना है, वेयर इफेक्ट टू सच एन ऑर्डर हैज़ टू बी गिवन या इज टू बी गिवन बाय द असेसिंग ऑफिसर, जहाँ इफेक्ट असेसिंग ऑफिसर को देना है होली या पार्टली, नहीं पूरा इफेक्ट अगर असेसिंग ऑफिसर को देना है या पार्ट इफेक्ट देना है, अदरवाइज दैन बाय मेकिंग अ फ्रेश असेसमेंट, यानी उसको कोई फ्रेश असेसमेंट नहीं करना या फ्रेश रीअसेसमेंट नहीं करना, लेकिन उसके अलावा इफेक्ट देना है, तो सच इफेक्ट शैल बी गिवन। जब फ्रेश असेसमेंट करना तब तो उसका टाइम निर्धारित कर दिया गया है ऊपर, लेकिन जब फ्रेश असेसमेंट या फ्रेश रीअसेसमेंट नहीं करना तो ऐसा इफेक्ट दिया जाएगा, शैल बी गिवन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months, 3 महीने में दिया जाएगा, फ्रॉम द एंड ऑफ द इन विच द ऑर्डर is received by the concerned commissioner or higher authorities, or the order under section 263 264 is passed by the PCIT or the CIT। तो उस महीने के अंत से जब वो ऑर्डर पास किया जाता है या रिसीव किए जाते हैं, ये ऑर्डर गिविंग इफेक्ट या उसका जो इफेक्ट है उसका इफेक्ट दे दिया जाएगा उस समय सीमा के अंतर्गत, यानी 3 महीने के अंतर्गत दे दिया जाएगा उस महीने के अंत से जब वो ऑर्डर रिसीव या पास किया जाता है, जैसा भी केस हो, बशर्ते ये कि वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द असेसिंग ऑफिसर टू गिव इफेक्ट, अगर असेसिंग ऑफिसर के लिए संभव नहीं हो रहा है कि वो ऐसे ऑर्डर को इफेक्ट दे जो ऊपर कथित के अंतर्गत यानी 3 महीने के अंतर्गत, क्योंकि कारण ऐसे हैं कंट्रोल के पार, फॉर रीजंस बियॉन्ड हिज कंट्रोल, तो ऐसे कंडीशन में जो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर हैं, जब वो एक रिक्वेस्ट रिसीव करेंगे राइटिंग में असेसिंग ऑफिसर से, और रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद जब वो सेटिस्फाई होंगे तो वो अलाउ कर सकते हैं एडिशनल एक अतिरिक्त पीरियड 6 months का अंतराल वो दे सकते हैं, पीरियड दे सकते हैं उस ऑर्डर को इफेक्ट देने के लिए। यहाँ पे PCIT या CIT के पास पावर है कि जो ऑर्डर गिविंग इफेक्ट देने का टाइम है वो 3 महीने से बढ़ा के उसमें 6 महीने की और बढ़ोतरी कर दें, कुल मिला के वो 9 महीने तक उसको बढ़ा सकते हैं, जो ऑर्डर जब वो रिसीव या पास किया जा रहा है एज द केस में भी। और बशर्ते ये प्रोवाइडेड फर्दर कि जहाँ पर भी इन सेक्शंस के तहत कोई ऑर्डर को इस ऑर्डर के तहत इस ऑर्डर ने ये रिक्वायर किया है, यानी कि ये जरूरी किया है कि किसी इशू को वेरीफाई किया जाए, वेरिफिकेशन ऑफ एनी इशू बाय वे ऑफ सबमिशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट बाय द किसी एसएससी के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स करके ये करवा के या करके वेरिफिकेशन करने की बात अगर ऊपर दी गई है, और एनी अदर पर्सन या कोई डॉक्यूमेंट किसी और पर्सन के द्वारा सबमिट किया जाना है, और वेयर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज टू बी टू द एसएससी, या फिर जहां एक हियरिंग की अपॉर्चुनिटी की जानी है एसएससी को, तो जो ऑर्डर गिविंग इफेक्ट है टू द सेड ऑर्डर shall be made within the time specified